Hello students, let's start maths meeting with AP sir. Today we will discuss some properties of definite integrals यानी निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से या फिर हम बात करें कंपटीशन एग्जाम जो IIT JEE नेवी एयरफोर्स एनडीए इन सभी दृष्टिकोण से हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में अगर मैं ये बात कहूं कि आज हम इंटीग्रेशन करेंगे बट विदाउट एनी प्रोसेस, सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी आज तक इससे पिछले जो भी वीडियोस आपने देखे हैं उन वीडियोस में अलग अलग कैटेगरी हमने पढ़ी है कि इंटीग्रेशन करते समय हम अलग अलग प्रोसेस फॉलो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सारी बातें हमने पढ़ी है। मैं आपसे ये कहूंगा कि इससे पिछले सारे वीडियोस आप देख करके ये पिछले जो कंसेप्ट्स हैं वो एकदम से क्लियर करें। और आज का हमारा जो ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये इन सब टॉपिक से अलग है। आज हम इंटीग्रेशन करेंगे बट प्रोसेस फॉलो न करके प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात ये है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है, और मैं आपसे ये कहूंगा कि इन प्रॉपर्टीज का सीक्वेंस भी आप याद रखेंगे। ओके, और जो भी प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी जाएगी उस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी कैसे मिली आपको। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी P0 प्रॉपर्टी, जो आपकी एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस दे रखा है मैं उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूं कि सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है P0 प्रॉपर्टी। P0 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का, ओके, और डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका मतलब लिमिट दे रखी है आपको a से लेकर के b तक। जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं a से b तक किसी फंक्शन का, और मैंने क्या किया, इस फंक्शन में वेरिएबल जो है यानी चर राशि जो है उससे चेंज कर दिया, मतलब x इक्वल टू t पुट कर दिया, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, और लिमिट वो की वो। ऐसा करने पर आपको जो इंटीग्रल मिलेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब दोनों जगह से आपको जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो सेम मिलेगी। अब क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि कैसे, तो चलिए देखो मैंने क्या किया। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया और उस एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर कर रहा हूं मैं कि हमारे पास में इंटीग्रेशन है sin x का, ओके, और मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको 0 से लेकर के π/2 तक। तो आपको पता है sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x, ओके, और लिमिट मैंने पुट कर दी 0 से लेकर के π/2 तक। अब पिछले वीडियोस आपने देखे हैं प्रोसेस क्या होती है कि हम सबसे पहले अपर लिमिट को x की जगह पर रिप्लेस करते हैं, फिर लोअर लिमिट को रिप्लेस करते हैं। अपर लिमिट को जैसे ही रिप्लेस करेंगे ये हो गया माइनस का cos π/2, ध्यान देना, माइनस cos π/2, फिर माइनस आता है और फिर माइनस ये है तो प्लस cos 0। अब देखिए cos π/2 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है। अब देखिए प्रॉपर्टी P0 क्या कहती है कि आप इसके वेरिएबल को बदल दीजिए। वेरिएबल को बदलने से मेरा मतलब यह हुआ कि जो इंटीग्रेशन मैं x में कर रहा था बाकी सब कुछ सेम है, बस मैंने x की जगह पर कोई नया वेरिएबल t ले लिया। आप वैसे भी सोच सकते हैं कि मैंने क्या किया, पुट किया x इज इक्वल टू t, इट मीन्स dx इज इक्वल टू dt। बात क्लियर है। अब देखिएगा इसे जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो देखो साइन, जैसे मैंने लिखा साइन x का इंटीग्रल माइनस कोस x, तो साइन t का इंटीग्रल माइनस कोस t।
और लिमिट 0 से π/2। अब अपर लिमिट पुट करो, टी की जगह पर पुट करेंगे इस बार, क्योंकि जो आपका इंटीग्रल वेरिएबल है, समाकलन का चर है, वो कौन है, टी है। तो टी की जगह पर आप पुट करेंगे, एक बार π/2 पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस से cos π/2 और फिर प्लस से cos 0। सेम ये की ये बात, मतलब आपको आंसर क्या मिला, 1। तो दोनों जगह से आपको सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो हम अब आगे से क्या कहेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन करते समय आप अगर वेरिएबल बदल देते हैं तो आपके इंटीग्रल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल यानी समाकल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। P1 प्रॉपर्टी, यानी वैसे तो कहा जाएगा सेकंड प्रॉपर्टी, लेकिन इनका सीक्वेंस आप ऐसे याद रखिए, P0, P1, P2, P3, P4, P6, P7 तक हम पढ़ेंगे। तो चलिए P1 प्रॉपर्टी, P1 प्रॉपर्टी सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं कि P1 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं a से लेकर के b तक किसी भी फंक्शन का, और आपने क्या किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स को आपस में चेंज कर दिया, मतलब a टू b की बजाय आपने क्या कर दिया, b टू a कर दिया, तो होगा क्या, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन सेम बट द साइन विल बी चेंज। यानी कि इंटीग्रल का जो संख्यात्मक मान है वो सेम रहेगा, बस उसका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, साइन विल बी चेंज। अब आपके दिमाग में आया कैसे, चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एज ए एग्जांपल समझ लीजिए, या फिर ऐसे मानो कि आपने ये कहा कि किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो आप शुरू से हम कहते आए हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। अब इस इंटीग्रेशन की अगर लिमिट लगी हुई है ए से बी तक, तो आप क्या करते हो, ए से बी। अब अपर लिमिट पुट करो तो कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। अब मान लो आपने लिमिट बदल दी, बी टू ए कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इस बार लिमिट बी टू ए। ध्यान रखें इस बार अपर लिमिट ए है और लोअर लिमिट बी है, तो हमारे पास में क्या रिजल्ट मिल जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। तो अब यहां और यहां इन दोनों जगह पर आप देखिएगा आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है, जो प्लस का यहां पर देखो एफ ऑफ बी प्लस का था, यहां एफ ऑफ बी माइनस में मिल रहा है, यहां एफ ऑफ ए माइनस है, यहां पर एफ ऑफ ए प्लस में, मतलब सीक्वेंस बदल गया इनका, पहले एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो रहा था, अब एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी हो रहा है। इसका मतलब वैल्यू तो सेम ही आएगी बट साइन जो है, चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, या वैसे कहें तो P1 प्रॉपर्टी की डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप लिमिट्स बदल देते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट, तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल विल रिमेन सेम बट द साइन विल बी चेंज। ओके, चलिए P2 प्रॉपर्टी, P2 प्रॉपर्टी बहुत ही आसान और एक स्पेशल केसेस में काम में आती है, और वो क्या है, ए से बी अगर आपके पास में कोई फंक्शन है, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को ए से बी तक इंटीग्रेट करने से पहले आप क्या करो, ए से लेकर के सी तक इंटीग्रेट कर दो और फिर सी से लेकर के बी तक इंटीग्रेट कर दो। ये सी इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं है। एक्चुअली क्या है, हमने इससे पिछले वीडियो में एक बात की थी कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, जैसे ए से बी तक अगर किसी फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ एनक्लोज बाय कर्व। ये जो आपका एरिया है, इस एरिया को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब सोचो, ए से बी तक इंटीग्रेट करने से पहले मैंने क्या किया, इनके बीच का एक पॉइंट ले लिया सी। सोच के देखिए, मैंने पहले ए से लेकर के सी तक इंटीग्रेट कर दिया, इसका मतलब ये एरिया आ गया। फिर सी से लेकर के बी तक इंटीग्रेट कर दिया,
फिर ये एरिया आ गया, दोनों का सम कर दिया तो क्या टोटल एरिया आ जाएगा क्या? तो बस यही चीज है, बस इसके आगे आप ये जरूर लिखना कि जहां पर जो सी जो है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए। बात क्लियर है? अच्छा जी, अगर मान लो सी आगे होता है, यहां पर ये सी होता तो तब हम क्या करते? हमें तो ये एरिया फाइंड करना है, तो पहले क्या करते? ए से लेकर के सी तक का एरिया कैलकुलेट कर लेते, फिर बी से सी तक का एरिया कैलकुलेट कर लेते और उसको माइनस करते। तब यहां पर प्लस में आकर क्या आता? माइनस। प्लस कब आएगा? जब सी जो है वो ए और बी के बीच में होता है। ठीक है, अब आप इस प्रॉपर्टी के नीचे एक बात लिखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये अप्लाई कब की जाती है? नोट लगा के, ये प्रॉपर्टी अप्लाई की जाती है इन द केस ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मापांक फलन की स्थिति में प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए कि मापांक फलन जब भी डिफाइन होता है, जैसे मोड ऑफ एक्स, तो क्या होता है मोड ऑफ एक्स? माइनस एक्स प्लस एक्स। माइनस एक्स तो कब होता है? जब एक्स लेस देन जीरो होता है, और प्लस एक्स कब होता है? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब मान लो आपको कह दिया जाए कि इंटीग्रेट करो किसको? मोड ऑफ एक्स को। कहां से लेकर कहां तक? माइनस एक से लेकर के प्लस एक तक। अब सोचो, हमें पता है कि माइनस एक और प्लस एक के बीच में क्या आता है? जीरो आता है। अब जीरो के से लेकर के एक तक जो मोड फंक्शन है वो तो प्लस में होगा, मतलब मोड हट जाएगा। और माइनस एक से जीरो, ये माइनस के नंबर्स है, तो मोड का मतलब यहां पर क्या होगा? माइनस एक्स होगा। तो इसका मतलब इस केस में हम क्या करते हैं? माइनस एक से जीरो मोड ऑफ एक्स की बराबर में लिख देते हैं माइनस एक्स। ओके, प्लस, और फिर जीरो से लेकर के एक, और मोड ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे इस बार? प्लस। मतलब ये है कि इस प्रकार से मॉडुलस फंक्शन के केस में आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। जहां फंक्शन की डेफिनेशन बदल जाती है वहां पर आप लिमिट को क्या कर देंगे? तोड़ देंगे, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस लिमिट को तोड़ करके आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, और कौन कौन से केसेस हैं? पहले एक बार आप लिख लेंगे इस चीज को कि मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन केसेस में आपको प्रॉपर्टी P2 अप्लाई करनी है। ओके, चलिए प्रॉपर्टी P3। प्रॉपर्टी P3 को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हालांकि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम P4 पढ़ेंगे। P3 है, वैसे ये चौथी प्रॉपर्टी होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। अगर A से B तक एक फंक्शन है, ओके, और आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं? लिमिट तो A से B रहने दो और अक्स को हटा दो और उसकी जगह पर A प्लस बी माइनस अक्स पुट कर दो। आपको इन दोनों केसेस से रिजल्ट क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। मतलब अक्स को रिप्लेस कर दिया, अक्स को हमने हटा करके A प्लस बी माइनस अक्स रख दिया। आपका यहां से जो रिजल्ट आना है और यहां से जो रिजल्ट आना है दोनों सेम आएंगे। कैसे आएंगे सेम? इसका हमारे पास में प्रूफ है। देखो कैसे। मैंने कहा माना I इज इक्वल टू A टू B f ऑफ x dx, मतलब ये जो LHS पार्ट है इसको I के इक्वल मान लो, ठीक है। एंड पुट x इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस टी। ध्यान दीजिए, मैंने क्या पुट किया है? x को रिप्लेस कर दिया A प्लस बी माइनस टी से। तो यहां से जो रिजल्ट मुझे मिला वो देखिएगा, दो चीजें होगी। सबसे पहली बात तो dx इज इक्वल टू क्या मिला? x को डिफरेंशिएट कीजिए, a का जीरो, क्योंकि a तो देखो लिमिट है, a और b लिमिट है, कांस्टेंट है, जीरो जीरो माइनस dt, dx इज इक्वल टू माइनस dt। ओके, अच्छा जी, दूसरी बात क्या मिली? व्हेन, जब लोअर, ध्यान दीजिए इससे जस्ट पिछला जो वीडियो हमने पढ़ा है, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन के उपयोग द्वारा
निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात करना, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, तो लिमिट जरूर चेंज करेंगे। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे बड़ी गलती होती है कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, लेकिन लिमिट चेंज नहीं करते, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बात क्वेश्चंस की हो रही है, लेकिन यहां हम जिस कंसेप्ट को प्रूफ कर रहे हैं उसमें भी काम वही हो रहा है। देखो, अक्स को रिप्लेस किया है, अक्स को प्रतिस्थापित किया है a प्लस बी माइनस टी से। इसका मतलब यह हुआ कि अक्स की जगह पर आपने कुछ और रख दिया, और अक्स की जगह पर आपने कुछ और रख दिया। इसका मतलब अब आपकी लिमिट्स बदल जाएंगी। और कैसे बदलेंगी? देखो, जब अक्स इज इक्वल टू a, सबसे पहले देखो लोअर लिमिट क्या है अक्स की? a, तो t इज इक्वल टू, देखो यहां से आ जाना, a इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी। देखो a से a कैंसिल आउट, ये माइनस का t उधर भेज दो, तो t इज इक्वल टू b। मतलब a वाली लिमिट अब क्या बन जाएगी? b बन जाएगी। देखो x बराबर a तब t बराबर b। ओके, और व्हेन जब x इज इक्वल टू b, तो अब आ जाओ यहां पर b इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी। तो इस बार b से b कैंसिल आउट और t इज इक्वल टू a। तो ध्यान दीजिए, जब आपकी x की लिमिट b है, तब ये वाली लिमिट क्या होगी? a होगी। मतलब एक्चुअली ये पलट गई। अब देखो i इज इक्वल टू, क्या किया है आपने? जो भी चेंज किया है वो सारी चीजें देख करके चलो। x को रिप्लेस कर दिया a प्लस बी माइनस टी से, तो f a प्लस बी माइनस टी, और dx क्या बन गया आपका? माइनस dt। तो मैंने माइनस बाहर लगा दिया, यहां लिख दिया dt। और लिमिट्स क्या होगी? a वाली लिमिट तो होगी b, और b वाली लिमिट होगी a। बात क्लियर है? अब आपसे ये कहता हूं कि इनको आपस में पलट दो। जैसे ही इनको पलटोगे, आपकी प्रॉपर्टी p0 क्या कहती है? देखो ये लिमिट पलट जाएंगी, सॉरी p0 नहीं, p1 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप इनको आपस में पलट देते हो तो एक माइनस आ जाएगा, और वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस बना देगा। बात क्लियर हुई? अब आपकी प्रॉपर्टी p0 प्रॉपर्टी कहती है कि x की जगह पर t रख सकते हैं, इसका मतलब t की जगह पर x रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया? t की जगह पर x रख दिया। अब सोचो, आपने i किसे माना था? a टू b f ऑफ x dx को। अब i क्या आ गया? a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। बात क्लियर है? ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई। कब डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो रहा है और आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे करें, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला या फिर कोई भी आपका कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन करना शुरू करूंगा, आपके दिमाग में खटक ये बातें आनी शुरू हो जाएंगी कि अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, अब ये अप्लाई करनी है, और इस सब का एक ही तरीका होगा, हम प्रैक्टिस करेंगे खूब सारे क्वेश्चंस पर। जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो सारे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। ओके, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीजें दिमाग में अपने आप आने रखिए, कब p0 लगानी, कब p1 लगानी, कब p2 लगानी, कब p3 लगानी है। आगे और बढ़ते हैं। तो अब इस प्रॉपर्टी से प्रूफ जो किया है, इससे समझ में क्या बात आई? समझ में आने वाली बात क्या है कि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, उस दौरान आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले या जो कंसेप्ट्स है वो फेल हो जाते हैं। तो उस केस में आपके पास में तरीका क्या है? अक्स को हटाओ, उसकी जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स याद मत रखो, ऐसे याद रखो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। ओके, चलिए इसी प्रॉपर्टी पर हम बात करते हुए P4 प्रॉपर्टी, P4 यानी ये कहूं कि P3 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या है? a से b न हो करके आपका इंटीग्रेशन अगर 0 से a हो, इंटीग्रेशन क्या हो? 0 से लेकर के a तक हो, तो क्या करेंगे आप? f यहां पर मैंने लिख दिया a माइनस एक्स dx। सोच के देखिए, एक्चुअली मैंने ये P3 प्रॉपर्टी ही लिखी है। देखो लोअर लिमिट कितनी है? 0, अपर लिमिट कितनी है? 1। तो x की जगह पर क्या लिखा गया है?
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, 0 प्लस ए माइनस एक्स, तो क्या आ गया ए माइनस एक्स। इसे आप प्रूफ कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस टी रिप्लेस करके उस पूरी प्रोसेस। ओके, और अगर ये कहा जाए कि दिस इज द किंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, किंग प्रॉपर्टी मतलब सबका राजा यही है। जब भी किसी क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी पर हमारा ध्यान जाएगा, क्योंकि जनरली हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो होंगे उनमें क्या होगी लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से 1, 0 से 2, समझ रहे हैं, 0 से 2 पाई। तो ऐसे केस में ये काम। ओके, ये आपकी P4 प्रॉपर्टी। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, प्रॉपर्टी पांचवी होगी। P0 से शुरू की थी अपन ने और ये पांचवी प्रॉपर्टी P5 प्रॉपर्टी। P5 प्रॉपर्टी, P5 प्रॉपर्टी क्या है कि जब 0 से a ना होकर के 0 से 2a हो फंक्शन, बात समझिएगा। 0 से जब 2a होता है, मैं बीच में से लिख देता हूं इस प्रॉपर्टी को, इंटीग्रेशन 0 से 2a f ऑफ x dx। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा हूं मैं। जब आपका इंटीग्रल है वो 0 से 2a होता है तो आपको दो रिजल्ट मिलते हैं, या तो आपको रिजल्ट मिलता है 0 और या आपको जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 2 0 से a f ऑफ x dx। लेकिन ये कब मिलता है, 0 आपको रिजल्ट तब मिलता है जब f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x, सॉरी माइनस f ऑफ x। और ये कब मिलता है जब f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x। पहले आप इस प्रॉपर्टी को लिख लेंगे, उसके बाद में इसका प्रूफ की बात करेंगे। ओके, चल किस प्रकार से कैसे देखते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी को क्वीन प्रॉपर्टी कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरली जैसा मैंने कहा कि क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं 0 से पाई। अब 0 से a समझ करके इसके ऊपर P4 अप्लाई कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे केस आएगा कि P4 अप्लाई नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इसको पाई को ऐसे लिख देंगे 2 इंटू पाई बाई 2। अब 0 से 2a समझ करके इस पर P5 अप्लाई कर देंगे। मतलब जब भी कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा तो हमारी सबसे पहला ध्यान किस बात पर जाएगा, P4 प्रॉपर्टी पर, उसके बाद में ध्यान जाएगा P5 पर। तो चलिए इसका प्रूफ दे। मैंने क्या किया, I इज इक्वल टू ले लिया 0 से 2a f ऑफ x dx। ओके, तो जैसे ही आपने ये काम किया, सोच के देखो, 0 से 2a तक जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो बीच में a आना स्वाभाविक है, निश्चित ही आएगा। जैसे मान लो 0 से लेकर के 2 पाई तक जा रहे हो तो बीच में पाई आएगा, 0 से 2 तक जा रहे हो तो बीच में 1 आएगा। तो हमारी प्रॉपर्टी जो आप P2 है वो क्या कहती है कि अब अगर आपको A से B तक जाना है तो बीच में C है तो A से C जाओ, फिर C से B तक जाओ। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 0 से A f ऑफ x dx, ओके, प्लस A से 2a f ऑफ x dx। बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस पर फोकस करना है। इसे मैं I1 नाम दे देता हूं। प्रूफ बहुत आसान से, एग्जाम में प्रूफ पूछे नहीं जाते लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो, इसे मैं I1 नाम दे देता हूं। तो I1 क्या है आपके पास में, A से 2a f ऑफ x dx। अब यहां पर आ जाओ, जिस प्रकार से आपने कहा कि 0 से 2a तो a माइनस एक्स पुट किया था, 0 से a होता है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह पर 2a माइनस टी पुट कर देता हूं। बात क्लियर है। जैसे ये पुट करूंगा सबसे पहली बात तो ये बताओ, dx इज इक्वल टू 2a का 0 माइनस dt। बात क्लियर है। ये आया तो I1 इज इक्वल टू, हाँ, a वाली लिमिट क्या हो जाएगी, देखो x की जगह पर आप a पुट करते हो तो a इज इक्वल टू 2a माइनस टी। सोच के देखिए, ये t इधर आएगा, प्लस का हो गया,
2a माइनस ए, मतलब यही हो गया क्या? तो अक्स इक्वल टू ए पुट करने से टी की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी? ए ही मिलेगी। बात क्लियर है? अच्छा, अक्स इक्वल टू 2a पुट करने से क्या होगा? 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। एफ ऑफ अक्स की जगह पर 2a माइनस टी और dx की जगह पर माइनस dt, तो माइनस बाहर लगाया ये dt। फिर अब देखो a से 0 है, अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे? इसको 0 से a कर देंगे, पलट देंगे, पलटते माइनस आएगा और वो माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो ये हो गया 0 से a f ऑफ 2a माइनस टी dt। अब प्रॉपर्टी P0 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अक्स की जगह t रख सकते हैं, यानी t की जगह पर अक्स रख सकते हैं। बात क्लियर है? अब सोच के देखो, जैसे कंडीशन उसमें लिखी थी, अगर f2a माइनस अक्स बराबर माइनस एफ ऑफ अक्स हो, तो सोच के देखो, यहां पर अगर माइनस एफ ऑफ अक्स हो तो ये क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा 0 से a और माइनस बाहर एफ ऑफ एक्स से dx, यानी I1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? I1 इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 0 से a एफ ऑफ एक्स से dx। अब सोचो, ये माइनस 0 से a एफ ऑफ एक्स dx और ये प्लस 0 से a एफ ऑफ एक्स dx, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब फाइनली I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। समझ रहे? और दूसरा केस क्या है? अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर f ऑफ एक्स के इक्वल हो, तो ऐसे केस में आपका जो I1 है वो क्या बन जाएगा? I1 ये रहा 0 से a f ऑफ एक्स से dx। तो सोचो इस बार ये माइनस नहीं है, और जब माइनस नहीं है तो 0 से a f ऑफ एक्स dx, 0 से a f ऑफ एक्स dx मिलकर के क्या बन जाएंगे? 2 I बराबर क्या बन जाएगा? 2 0 से a f ऑफ एक्स से dx। जनरली ये वाला पार्ट ज्यादातर आता है। क्या होता है कि जब 0 से 2a होता है तो आपको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है? इस 2 को यहां से उठाओ और यहां रखो। बात क्लियर? सीधे और शॉर्ट शब्दों में ये बात हम कहेंगे कि जब 0 से 2a होती है लिमिट, तो ये वाले 2 यहां से उठाया और इसके मल्टीप्लाई के अंदर यहां रख दिया। ओके, चलिए, ये आपकी क्वीन प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि जब P4 प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी तो उस केस में हमें सीधी ही बात किस पर करेंगे? P5 प्रॉपर्टी। ओके, और इस प्रकार से अब P6, और ये कहें कि आपके ये 7वीं प्रॉपर्टी होगी वैसे तो। P6 प्रॉपर्टी क्या है कि अगर माइनस a से प्लस a कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो, तो जैसे P5 में मिले वैसे ही यहां पर भी 2 रिजल्ट मिलेंगे। एक रिजल्ट तो मिलेगा 0 और एक रिजल्ट मिलेगा आपको 0 से a f ऑफ x dx और बाहर 2। ये कब मिलेगा? ये तो मिलेगा f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x, और ये कब मिलेगा? जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये कब मिलेगा? f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब ये तो मिलेगा कब? ये किसकी कंडीशन होती है? देखो, अक्स की जगह पर किसी फंक्शन में अक्स को माइनस अक्स से रिप्लेस करने पर माइनस बाहर कॉमन आ जाए और वैसा का वैसा फंक्शन बन जाए, इसे हम कहते हैं ओड फंक्शन, यानी विषम फलन। ओके, और ये जो केस है ये होता है इवन फंक्शन, यानी सम फलन। सोचिए, देखो, एक तो अक्स स्क्वायर और एक अक्स क्यूब हो। अक्स स्क्वायर में अक्स की जगह पर माइनस अक्स रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अक्स क्यूब में अक्स की जगह पर माइनस अक्स रखोगे तो माइनस अक्स क्यूब आ जाएगा। यही चीज है, अक्स क्यूब वाला ओड में आएगा और अक्स स्क्वायर वाला इवन में आएगा। ओके, तो देखिए, इसका भी हमारे पास में प्रूफ है। प्रूफ ये है, मैंने क्या किया, लेट I इज इक्वल टू माइनस ए से प्लस ए एफ ऑफ एक्स से dx। अब सोचो, माइनस ए से प्लस ए तक जाना है तो निश्चित ही बीच में क्या आएगा? 0 तो आएगा, हाँ या नहीं? अगर ऐसा है
तो आपका जो इंटीग्रेशन है प्रॉपर्टी P2 के अकॉर्डिंग -a से 0 तक अलग और 0 से a तक अलग, दो प्रकार से हो जाएगा। अब देखो 0 से a वाले पर नहीं, हमारा फोकस होना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। इसे मैं I1 नाम दे देता हूं। I1 किसको नाम दे दिया? -a से 0 f(x) से dx। अब देखो इस इंटीग्रेशन में मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं x इज इक्वल टू -t। बहुत ही आसान सा काम है। x की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया? -t। तो सबसे पहली बात तो ये बताओ dx इज इक्वल टू क्या हो गया? -dt हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अपना I1 क्या हो गया, x की जगह पर मैंने -t पुट कर दिया, dx हो गया -dt। अब देखो x की जगह पर आपने पुट किया -a, तो जब x बराबर -a होगा तो -a इज इक्वल टू -t, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। और जब 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू -t, यानी t इज इक्वल टू, क्योंकि 0 का कोई साइन होता नहीं। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, a से 0 है, इसको मैं 0 से a बना देता हूं। जैसे 0 से a बढ़ाऊंगा यहां पर क्या आ जाएगा? -t dt। ये वाला माइनस गायब हो जाएगा प्रॉपर्टी P1 के अकॉर्डिंग, ओके। और फिर P0 के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस t को मैंने हटा दिया और उसकी जगह पे क्या रख दिया? x रख दिया। P0 प्रॉपर्टी यही कहती है कि वेरिएबल को हटा दो, x की जगह t रख दो या t की जगह x रख दो, ओके। अब सोचो यहां पर आकर के आपके दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट, अगर f ऑफ -x अगर माइनस f ऑफ x के इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया? -f ऑफ x के, तो यहां पहुंच जाओ, ये -f ऑफ x लिमिट 0 से a, 0 से a, ये प्लस का f ऑफ x dx आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कब आएगा ये? जब f ऑफ -x किसके इक्वल आए? -f ऑफ x के इक्वल आए। और अगर f ऑफ -x से f ऑफ x के इक्वल ही आ जाए तो सोचो ये भी f ऑफ x 0 से a, ये भी f ऑफ x 0 से a, तो क्या हो जाएगा? 2 0 से a f ऑफ x dx। क्लियर है? ये आपकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से आपकी सारी प्रॉपर्टीज जो हमें अप्लाई करनी अभी तक, हालांकि जैसे ही हम थोड़ा सा और इन टॉपिक्स के ऊपर दोबारा से जेईई मेन एडवांस इस तरीके के जब लेक्चर्स आपके सामने आएंगे, अभी सिर्फ हम बोर्ड की का पेपर ड्यू है तो उसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ उतनी बातें पढ़ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, ओके। तो बात यह है कि इस प्रॉपर्टी को याद कैसे रखोगे कि इन द केस ऑफ ऑड फंक्शन -a to a plus f of x dx is equal to 0, और इन द केस ऑफ इवन फंक्शन -a से +a होता है, उसको 0 से a कर देंगे और उसका ट्वाइस यानी दुगुना कर देंगे। क्लियर है? और ये आपकी 7 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। P6 का मतलब 7 होगी टोटल, P0 से शुरू हुई, ओके। तो इन सातों प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए आज हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ओके। चलिए शुरुआत करता हूं मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 31। एग्जांपल नंबर 31, क्वेश्चन लिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 to 2 mod ऑफ x³ - x dx। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, ओके। चल शुरुआत करते हैं। देखो -1 से लेकर के 2 तक चले गए आप। जैसा मैंने आपको एक नोट लिखवाया कि मॉडुलस फंक्शन मापांक फलनों की स्थिति में आपका पहला ध्यान किस पर जाना चाहिए? प्रॉपर्टी P2, वैसे तीसरी प्रॉपर्टी P2 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a से b तक जा रहे हैं तो देखो -1 से 2 के बीच में सबसे पहले 0 भी आएगा, फिर उसके बाद में 1 भी आएगा। क्लियर है या नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये इंटीग्रल है जिसे मैं I नाम दे दूं, इस इंटीग्रल को मैं ऐसे तोड़ देता हूं, -1 से 0 mod ऑफ x³ - x dx, ओके, प्लस
0 से 1 मॉड ऑफ x क्यूब माइनस x dx प्लस 1 to 2 मॉड ऑफ x क्यूब माइनस x dx। बात क्लियर है? अब देखो अगली स्टेप में एक और बात आपको बता देता हूं, पीछे सारे वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि अब तक हमने सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जब आपने मोड को इंटीग्रेट किया हो। कहीं पर भी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया मोड का। बात समझ रहे हैं? मोड को इंटीग्रेट नहीं किया है हमने, तो यहां कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब ये मोड हटेगा, लेकिन मोड हटता है, ध्यान दीजिए, मोड हटता है तो दो चीजें आती हैं, या तो प्लस आता है या माइनस आता है। क्लियर है? आज मैं इसका बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताता हूं। -1 से 0 के बीच का कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो आप। -1 से 0 के बीच का कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो। अगर आप नंबर सेलेक्ट करते हैं तो मैंने सेलेक्ट कर लिया जैसे -0.5। और क्लियर है? -0.5 यहां पर पुट कर दो x की जगह पर, तो -0.5 का क्यूब -0.5। क्लियर? -0.5 का क्यूब देखो, 5 का क्यूब यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, तो ये हो जाएगा 0.125 -0.5। अब ठीक है, सोच के देखो, 125 में से 500 माइनस होंगे तो माइनस में बचेगा प्लस में बचेगा? डेफिनेटली माइनस में बचेगा। अगर माइनस में बचता है इसका मतलब आपको मोड हटाने के साथ साथ माइनस और लगाना है, बस ये काम है। क्लियर है? ऐसे ही 0 से 1 के बीच का कोई भी एक नंबर ले, 0 से 1 के बीच का अगर आप कोई नंबर लेते हो, तो जैसे आपने ले लिया 0, वैसे देखो एक छोटी सी गलती होगी, 0.5 का क्यूब ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, मिलकर के क्या बने? प्लस। नहीं, दो नंबर माइनस के हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो माइनस में ही मिलेगा रिजल्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 0 से 1 के बीच का कोई नंबर लिया, 0 से 1 के बीच का नंबर ले लिया मैंने 0.5। अब सोचो 0.5 का क्यूब माइनस 0.5। बात क्लियर है? अब यहां कैसा मिला? 0.5 का क्यूब वो हो जाएगा 0.125 माइनस 0.500, इस प्रकार से मिला। इस बार कैसा मिलेगा? 125 में से माइनस में मिलेगा, तो मोड हटाना है और माइनस लगा देना है। और फिर आती है बात 1 से 2 के बीच का कोई नंबर। 1 से 2 के बीच का नंबर लिया आपने, जैसे 1.5 ले लिया, तो 1.5 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, सॉरी 1.5 का क्यूब माइनस 1। अब इस बार क्या होगा? देखो 1.5 का क्यूब तो डेफिनेटली 1 से बड़ा ही आएगा, और 1 से बड़े नंबर में से 1 माइनस होगा तो प्लस में बचेगा, और प्लस में बचेगा तो मोड बेझिझक हटा दो, कुछ भी आपको माइनस माइनस नहीं लगाना है। मतलब यह है कि मोड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो आप मोड हटाएंगे और उसके पीछे एक माइनस लगा देंगे, लेकिन अगर अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है? एक शुरुआत में गलती हो गई, यहां पर आपके पास में x क्यूब माइनस x, आपने x की जगह पर पुट किया -0.5, तो -0.5 का क्यूब माइनस 0.5। सोच के देखिए, ये माइनस का क्यूब है तो माइनस में होगा, यानी आ जाएगा -0.125, और माइनस माइनस ये प्लस का 0.5। अब ठीक है, अब सोचो 500 तो प्लस का, 125 माइनस का, तो ये क्या कैसा बचेगा? प्लस का बचेगा, और प्लस का जब बचेगा तो आपको यहां माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा फ्लो के अंदर गड़बड़ हो जाती है, ध्यान से ले लिया अगर उसी। तो मेरा जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि जब भी मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे लिमिट कहां से कहां तक है।
फिर उस लिमिट को प्रॉपर्टी P, यहां प्रॉपर्टी लिख दिया, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई किया आपने, P2 प्रॉपर्टी P2 से आपने क्या किया, इंटीग्रेशन की लिमिट्स को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया। अब मोड आता है तो मोड को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए मोड को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए यह देखा जाएगा कि इस इंटरवल में मोड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लो उस इंटरवल का, अगर उसके ऊपर नेगेटिव मिली तो इसका मतलब उस पूरे इंटरवल में नेगेटिव मिलेगी, अगर उस पर पॉजिटिव मिली उस नंबर पर तो उस पूरे इंटरवल में पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, और जैसे ही आप ये काम करते हैं, हालांकि इसकी पूरी और प्रोसेस है, मॉडुलस फंक्शन हम पढ़ेंगे तो आपको और बता दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप काम चलाओ इस चीज से कि मोड हटाने के लिए आप इस प्रकार से ये प्रोसेस काम में लीजिए। अगर बीच इनके बीच का कोई भी एक नंबर लिया, यहां पुट किया, अगर नेगेटिव आया तो बाहर एक माइनस लगा दो, क्योंकि मोड का मतलब है पॉजिटिव। अब मोड की वैल्यू आ रही, मोड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव आ रही है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस लगाना होता है। यहां आपको नेगेटिव मिला, आपने माइनस लगा दिया, यहां पॉजिटिव मिला, ये। अब आपका काम देखिए बहुत आसान है। प्रॉपर्टी अगर नहीं होती तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन प्रॉपर्टी यूज करके हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन के 3 पार्ट कर लिए और तीनों पार्ट के लिए अलग अलग मोड की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब आप देखो अक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, अक्स की पावर 4/4 माइनस अक्स का क्या होता है, अक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट -1 से 0, फिर यहां माइनस है। अक्स क्यूब का देखो इंटीग्रेशन सब जगह सेम हो रहा है, अक्स की पावर 4/4 माइनस अक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1 प्लस या अक्स की पावर 4/4 माइनस अक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 1 से 2। फिर आगे का काम वही, अपर लिमिट पुट करोगे एक बार, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे। कैलकुलेशन बहुत ही केयरफुली करनी है आपको, यहां सबसे ज्यादा गलती होती है। अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अलग अलग, इसकी वैल्यू अलग, इसकी अलग, इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यूज का ऐड करेंगे और ये माइनस कर देंगे। जो आपका आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूं, I इज इक्वल टू आपको मिलेगा 11/4। ओके, एग्जाम्पल नंबर 32। यह है -π/4 से +π/4 और यहां पर है साइन स्क्वायर एक्स dx। अब सोचो इस हाथ तो क्या बनता है, साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने की प्रोसेस हमने सीखी है, याद करें। जब भी इंटीग्रेशन करते समय साइन स्क्वायर एक्स होता है तो हम उसको लिखते हैं 1 माइनस cos 2x/2 और लिमिट है यहां पर -π/4 से +π/4, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। अब देखो ये 1/2 बार 1 dx, इसका इंटीग्रल dx, cos 2x का क्या हो जाएगा, साइन माइनस ये हो गया साइन 2x/2। ध्यान दीजिए साइन 2x को लिखेंगे 2 sin x cos x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर sin x से cos x और लिमिट क्या है -π/4 से +π/4। ओके, तो चलिए 1/2 अपर लिमिट पुट करोगे, x की जगह पर पुट करेंगे π/4, तो π/4 माइनस साइन π/4 और cos π/4। ओके, ये तो अपर लिमिट होगी। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -π/4 पुट करेंगे तो ये हो गया -π/4। ओके, माइनस साइन x की जगह पर साइन -π/4 और cos है -π/4, यह आ जाएगा रिजल्ट, ये हो गया 1/2 π/4 और ये देखो माइनस माइनस प्लस π/4 कितना हो गया, π/2 हो गया। अच्छा ये क्या हुआ, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2, मतलब ये दोनों मिलाकर के हो गए 1/2। अच्छा यहां पर देखो साइन -π/4 की वैल्यू, साइन में माइनस आता है तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो सोचो यहां पर क्या होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। कोस में माइनस आता है तो कोस माइनस एक्स की वैल्यू कोस एक्स ही होती, तो ये भी 1/√2। 1/√2 क्या हो जाएंगे 1/2। अच्छा ये माइनस का 1/2, यहां पर भी -1/2 हो जाएगा। कैसे देखो, ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, साइन से जो माइनस आएगा वो फिर से क्या बना देगा माइनस, तो -1/2 -1/2 -2 आ गया। बात क्लियर है।
ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं तो अब हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे देखो, याद करो, जो लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी, वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लिमिट है -a से +a और sin स्क्वायर x dx है। अब सोचो कि यहां पर आपके पास जो फंक्शन है वो है sin स्क्वायर x। तो सोचो x की जगह पर अगर मैं -x पुट करता हूं तो ये क्या हो गया, sin स्क्वायर -x। अगर यहां स्क्वायर नहीं होता तो ये क्या होता, -sin x हो जाता। -sin x होने का मतलब -f(x) हो गया। और f(-x) बराबर -f(x) हो और -a से +a का इंटीग्रेशन हो तो रिजल्ट क्या होता है, 0। बट ऐसा नहीं है, यहां पर हमारे पास में क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर की वजह से ये माइनस क्या बन जाएगा, वापस प्लस बन जाएगा। मतलब f(x) किसके इक्वल आ गया, f(-x) किसके इक्वल आ गया, f(x) के। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 यानी P6 प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है कि आपका जो ये इंटीग्रल है वो क्या बन गया, 0 से π/4, साथ में यहां 2 और लग गया। बात क्लियर है। और ये हो गया f(x) यानी sin स्क्वायर x dx। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी आपने, P6। अब देखो i = 2, 0 से π/4। अब काम आसान हो जाएगा, sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 - cos 2x/2 dx। देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट। i = 1 × x, सॉरी dx का इंटीग्रल x माइनस cos 2x का sin 2x/2, और sin 2x/2 को फिर से क्या लिखेंगे अपन, sin x से cos x। लिमिट 0 से π/4। अब देखो एक बार π/4 पुट करते हैं तो ये हो गया π/4 माइनस sin π/4 cos π/4। और एक बार जब 0 पुट करेंगे तो देखो ये 0, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, 0 - 0 × 1 मतलब माइनस में क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। मतलब यहां से आप ये कह सकते हैं i = क्या आ गया, देखो π/4 माइनस ये क्या हो गया, 1/√2 × 1/√2, 1/2। बात क्लियर है। तो ये आप आंसर, पिछले वाले को भी अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। उसमें ये ऐसे मिला था, i = 1/2 π/2 - 2। तो बात तो हुई, π/2 - 1। तो सोचो ये π/4 हो गया, -1/2 हो गया। तो बात ये है कि प्रॉपर्टी अप्लाई करने से मतलब क्या है, एक तो हमें इंटीग्रेशन में जो है प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन जो है हो सकता है थोड़ी बहुत ज्यादा कम करनी हो, बट हमारी समझ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है कि इस प्रकार से आप पहले सिंपल तरीके से अगर पॉसिबल है तो वो करके देख लो, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33, बोर्ड एग्जाम 2014 और 2016 दो बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। कब कब पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम 2014 राजस्थान बोर्ड में और 2016। और दिलचस्प बात यह है कि जब 2014 में पूछा गया तब 3 नंबर के लिए, 2016 में पूछा गया तब 5 नंबर के लिए क्वेश्चन का वो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस भी इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मैंने उसको i मान लिया। 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x भी। सोच के देखिए, अगर ये x नहीं होता तो हमें कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं होती, पूरा का पूरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में होता। हम cos x को t पुट कर देते, cos को t मानने का मतलब sin x dx हो जाता माइनस dt। हाँ समझो, sin x dx क्या हो जाता, माइनस dt। x नहीं होता, माइनस dt, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर dt हो जाता। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता, tan इनवर्स t। हमारा काम आसान। बट यहां x आ गया, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, आप
प्रॉपर्टी P4 अप्लाई करिए। P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट, देखो ये अक्स की वजह से ये इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है पूरा। अगर अक्स नहीं होता तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता, cos x को t पुट देते, sin x dx dt बन जाता, माइनस dt बन जाता, आसानी से कर लेते। बट इस अक्स ने आकर के गड़बड़ की है, तो इसका भी इलाज है अपने पास में। क्या है प्रॉपर्टी P4? क्या कहती है कि लिमिट तो वो की वो रहेंगी, जो सबसे बड़ी बात है किंग प्रॉपर्टी, इसलिए कहा था इसको, 0 से a लिमिट दिख गई, सबसे पहले P4 प्रॉपर्टी पर बात कर लेते हैं। तो जैसे ही ये बात करेंगे तो अक्स की जगह पर क्या लिख देंगे आप, a माइनस अक्स, मतलब यहां क्या आ जाएगा, पाई माइनस अक्स, साइन पाई माइनस अक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस अक्स। सोच के देखिए ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स ही हो गया अपॉन, यहां पर देखो कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, बट स्क्वायर की वजह से वो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। बात क्लियर है? यानी हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली, P4 प्रॉपर्टी यूज। जैसे P4 प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अब आप आगे बढ़ जाओ, यहां से आकर के आप देखिएगा, क्या इसकी जगह पर मैं ऐसे लिख दूं, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और इंटीग्रेशन के यहां से दो पार्ट कर दिए जाए, तो क्या हो जाएगा, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये पाई कांस्टेंट है, इसको तो मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया। ये देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, ये आपका आई ही बन गया, क्या आपका यही तो था, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। बात समझ रहे हैं? तो देखो आप आपके दिमाग में क्या आएगा, सर पाई को हमने बाहर लिखा तो एक्स को ही लिख देते, नहीं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों में एक रूल होता है कि अगर कांस्टेंट होता है तो उसे बाहर लिखते हैं। क्या एक्स कांस्टेंट है? नहीं, तो इस एक्स को बाहर नहीं लिख सकते थे। पाई कांस्टेंट है तो पाई को लिख सकते हैं। बात क्लियर है? अच्छा जी, इसको जैसे ही मैंने आई बोला, ये आई इधर आया तो बन गया 2i, और ये 2 अगर इधर चला गया तो ये बन गया आपके पास में पाई बाई 2 इंटीग्रेशन साइन एक्स, अच्छा ध्यान रखिए लिमिट 0 से पाई चल रही है, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। मतलब अब आप यहां पहुंच चुके हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका इंटीग्रेशन। जैसे ही आप आगे बढ़े, सोच के देखिए, क्या अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू पाई बाई 2, कोस अक्स को अगर टी पुट कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अच्छा कोस को टी पुट करते हैं, कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये होगा माइनस साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी, मतलब साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस डी टी, मतलब ये आएगा माइनस बाहर यहां डी टी। अच्छा जी, एक चीज और भी आएगी, लिमिट भी तो चेंज होगी। जो लिमिट हमारे पास में 0 से पाई है, तो अगर cos x इज इक्वल टू टी है तो x की जगह पर 0 पुट करने का मतलब cos 0 1 होता है, यानी t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, फिर ऊपर वाली लिमिट हो गया cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये -1 आने का मतलब यह आ जाएगा -1। सोच के देखो, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा? 1 से -1 लिखना सही रहे या -1 से +1? डेफिनेटली -1 से +1, तो हम क्या कर देते हैं, इन लिमिट्स को बदल देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां पर, -1 ऊपर +1, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये माइनस कहां गया, सोचो, ये माइनस हमारी प्रॉपर्टी P1 के अकॉर्डिंग गायब हो गया। प्रॉपर्टी P1 क्या कहती है कि लिमिट अगर आप बदल दोगे तो बाहर एक और माइनस आ जाएगा, और वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। अब आप और सोचो, ये P1 अप्लाई कर दी, आगे बढ़ जाओ, -a से +a लिमिट होती है,
और आपका फंक्शन कैसा है, देखो ये वाला फंक्शन है, इसमें आप देखिए ये ओड है या इवन है, सम है या विषम है। यहां पर एक के ऊपर घात 0 है, यहां पर 0 घात है, यहां पर 2 पावर, पावर देखिए एक्सपोनेंट देखिए क्या है, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 2, मतलब पावर 2 में आ रहा है, और पावर 2 में आ रहा है, इसका मतलब ये एक इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन के केस में क्या होता है, देखो π/2 पहले से था ही, इवन फंक्शन के केस में -a से +a वाली लिमिट हो जाती है 0 से a, यानी 0 से 1 हो जाएगा फंक्शन एज इट इज, और यहां पर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, उस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपकी प्रॉपर्टीज सारी अप्लाई होगी, और ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, देखो 1/1 + x², क्या होता है tan इनवर्स x। तो देखो ये हो गया अपने पास में पाई तो पहले से बाहर है, और ये हो गया tan इनवर्स x, और लिमिट 0 से 1। तो अब आपका काम क्या है, एक बार तो 1 पुट करोगे, एक बार 0 पुट करोगे, tan इनवर्स 1। अब देखो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे सोचना, tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री का मतलब π/4। और tan इनवर्स 0, tan की वैल्यू 0 कब होती है, 0। तो क्या हो जाएगा ये पाई इंटू, ध्यान देना, पाई इंटू π/4 अपर लिमिट से -0। फाइनली हमारे पास में i जो है वो आ गया π²/4। बात क्लियर है। तो ये बातें थी जिससे आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करना आए, ठीक है। तो आज अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन प्रॉपर्टीज को पहले पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे प्रॉपर्टीज, और इससे पहले वाले वीडियोस तो लगातार देखते रहो, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो ताकि पीछे के कंसेप्ट क्लियर रहें। हाँ, पिछले 2 दिन से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ पाए, तो आई होप आपने 7.8, 7.9, 7.10 ये एक्सरसाइज जो है इनके कंसेप्ट मैं आपको बता चुका था, तो आपने इनको सॉल्व कर लिया होगा। फिर भी अगर आपको इनमें डाउट्स हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा डाउट्स हो, तो एक बार ये प्रॉपर्टीज हो जाती है, एक्सरसाइज 7.11 हो जाती है, मिसलेनियस हो जाती है, उसके बाद में 7.8, 9, 10 की जो जो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सभी क्वेश्चंस के लिए एक और नया वीडियो वो आपके सामने आ जाएगा, ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। और बाकी फिर भी अगर कोई माइनर प्रॉब्लम्स आती है छोटी मोटी, तो आप व्हाट्सएप जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हो उस पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपकी उस प्रॉब्लम का समाधान हो सके। ओके, आज के लिए तो अभी इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस करेंगे, और ये भी जो 2-3 एग्जाम्पल बच गए हैं उनको भी करेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नया वीडियो जैसे ही आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू।